the bus arrive? हाँ, when will the bus arrive, तो लेकिन एक क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सेंटेंस तो है ये, इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज किया हमने। Where है? वेयर है। That is the bus where we lost time. चलो ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स के एग्जांपल इसमें क्या है? एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? फिर आप कुछ गलत कर रहे हो या देखो। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? मैम इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन पूछते हैं ना। क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, तो उसमें आपने पहले ठीक बताया। फिर अगर रिलेटिव में कौन कौन से हैं, इसमें से डिफरेंस क्या है दोनों में? वाई वेयर व्हेन वाले रिलेटिव में। ठीक है, चलो इसको ना बाद में आप देखना, एक आध इसके इसी कोई अलग नाम भी है इनका, जैसे हमने सेंटेंस एडवर्ब्स का है ना, इसका आप एक और नाम है, अभी आपको बताएंगे हम। पहले आप देख लो कौन कौन से बचे हुए हैं इसमें। एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी पूरी हो गई थी ना। फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हैं। एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी, व्हिच टू हाउ ऑफन। इसमें कौन कौन से एडवर्ब है? रेगुलरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये कहाँ इसको यूज करते हैं? बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ये कल आपने पढ़ लिया था। डिफिनिट और इनडिफिनिट दो तरह के होते हैं, डिफिनिट एडवर्ब्स और इनडिफिनिट वर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी दो तरह के होते हैं। इसके एग्जाम्पल दे सकते हो? डिफिनिट और इनडिफिनिट के। डेफिनेट वाला तो वो वीकली, ईयरली, वो सब थे। हाँ, और जो इनडिफिनिट है वो यूजुअली, ये सब है। ये सब क्या है? वीक, हाँ बोलो। सब कंफर्म नहीं होता। हाँ, जिसमें टाइम कंफर्म नहीं होता। आई यूजुअली गेट अप लेट ऑन वीकेंड्स, इस तरह कहते, तो ये सब क्या है? ये सब इनडिफिनिट है। ये भी पढ़ लिया था। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसमें एनफ के एग्जाम्पल्स पढ़े थे आपने कि एनफ का यूज कहाँ करते हैं? डिटरमाइनर्स में भी करते हैं और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। डिटरमाइनर्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से था कि एनफ को यूज तो कैसे करते हैं, तो बताया गया था, टू से बचा हुआ था। एनफ ऐसे कहते हैं कि एनफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण या उचित मात्रा में। वह जब एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है तो वह जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब का गुण बतलाता है, यानी जिसको वह मॉडिफाई करता है, ठीक उसके बाद आता है। जैसे कल एग्जाम्पल आपको दिए थे हमने, ही इज गुड एनफ टू डू दिस, या फिर ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड। जब वैसे डिटरमाइनर के रूप में यूज करते हैं तो कौन से एग्जाम्पल दिए थे हमने आपको? आई हैव एनफ ब्रेड,
इस तरह के जो एग्जाम्पल है तो उसमें वह नाउन के लिए आ रहा है तो वो डिटरमाइनर कहलाता है वहाँ पर वो एनफ। फिर टू है, टू भी एडवर्ब है। एडवर्ब एक ऐसे यूज करते हैं, टू एज एन एडवर्ब मीनिंग ऑल्सो गोज एट द एंड ऑफ द फ्रेज इट मॉडिफाइज। जैसे आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग टू, मैं भी, इसके लिए यूज करते। इफ यू विल लेट मी कम, कैन आई गो टू द जू टू, इज दिस गिफ्ट फॉर मी टू। यानी यहाँ ऑल्सो इसका अर्थ क्या हो रहा है, ऑल्सो भी, मैं भी, मेरे लिए भी, ऐसे है। इज दिस गिफ्ट फॉर मी टू, मेरे लिए भी, यहाँ पे ऐसे यानी इस रूप में भी यूज होता है एडवर्ब के रूप में। फिर कह रहे टू एज एन एडवर्ब मीनिंग एक्सेसिवली goes before the adjective or adverb it modifies. It can be used in both affirmative and negative sentences. अब लोग भी यूज करते हो इट इज़ टू मच, यानी कुछ एक्सेसिवली यानी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा। ही वर्क्स टू हार्ड, वह बहुत परिश्रम करता है, उसके लिए भी हम टू का यूज करते हैं। दिस कॉफ़ी इज टू हॉट, इजंट शी टू यंग, ही इज नॉट टू शॉर्ट। तो इसके लिए भी यूज करते हैं एक्सेसिवली। यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेसिवली के सेंस में भी यूज करते हैं और ऑल्सो के सेंस में भी। टू इज ऑफन फॉलोड बाय टू प्लस द इन्फिनिटिव। एनफ वहाँ भी देखा था हमने, टू और इन्फिनिटिव के साथ यूज हो रहा था। टू भी यूज होता है, जब भी इन्फिनिटिव यूज होगा तो आपको पता है कि उसके साथ टू लगाते ही हैं। द कॉफ़ी वाज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी जब जो मेन वर्ब है वह बिल्कुल बेस रूप में यूज होता है तो उसके साथ टू लगता है और वह क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। तो द कॉफ़ी वाज टू हॉट टू ड्रिंक। अब यही है कि ये जो सेंटेंस है अगर आपको ऐसे करना चाहो, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया जाता है कि इसको आप कैसे चेंज करोगे कि ये कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यह कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो इसे ऐसे चेंज करते हैं, द कॉफ़ी वाज सो हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक। उसमें सो लगाते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको पढ़ोगे तब आप देखोगे किसी कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट टू नाइट, इसका मतलब क्या है कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। यू आर टू यंग टू हैव ग्रैंड चिल्ड्रेन, ये एक्सक्लेमेशन है, उसको आश्चर्य हो रहा है, इतनी छोटे में इसके ग्रैंड चिल्ड्रेन है। यू आर टू यंग टू हैव ग्रैंड चिल्ड्रेन, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि टू यंग कह रहे हैं हम कि इतने छोटे हैं, छोटे दिखते हो, कहने का ये सेंस है, इतने छोटे हो और आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं। तो जहाँ भी सरप्राइज का बोध हो वहाँ क्या हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। डोंट यू वर्क टू हार्ड टू हैव एनी फ्री टाइम, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव साइन दिया। फिर क्या अदर यूज ऑफ टू क्या है, टू कैन ऑल्सो फॉलोड बाई फॉर समवन और फॉर समथिंग। एनफ में भी देखा था हमने कि फॉलोड बाई फॉर समवन और फॉर समथिंग। द कॉफ़ी वाज टू हॉट फॉर मी, ये किसके लिए, फॉर समवन। द ड्रेस वाज टू स्मॉल फॉर हर, ये भी फॉर समवन यानी किसी के लिए है। शी इज नॉट टू ओल्ड फॉर दिस जॉब, फॉर समथिंग, इसके लिए भी यूज होता है। अब वेरी है, वेरी कहाँ कहाँ है, कैसे यूज करते हैं। वेरी गोज बिफोर एन एडवर्ब और एडजेक्टिव टू मेक इट स्ट्रोंगर। वेरी का यूज कहाँ करते हैं,
जब हमें किसी चीज़ पे कुछ ज़्यादा उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तब यूज करते हैं। तो वो हमेशा क्या कहते हैं, जैसे ही यहाँ वेरी प्रीटी, वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें क्या है, वेरी क्यों यूज करते हैं, उस पर ज़्यादा बल देते हैं कि ये ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा गर्म है, यानी इस तरह की यूज है इसके। और देखो आप, जैसे दिस हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव तो है ही, वेरी लगा दिया तो ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी स्ट्रॉन्ग, उसको सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्गर बना दिया, यानी एक्सपेंसिव को थोड़ा और स्ट्रॉन्गर। ही वर्कड वेरी क्विकली, ही वर्कड क्विकली कह सकते हैं, तो वह तेजी से काम, उसने तेजी से काम किया, लेकिन वेरी क्विकली किया तो क्या, ज़्यादा तेजी से, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। शी रन्स वेरी फास्ट, इसको निगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। वी कैन यूज, अगर इसमें हम नॉट वेरी कर दें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव अर्थ आएगा उसका। जैसे दिस हाउस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ही वर्कड नॉट वेरी क्विकली, शी रन्स नॉट वेरी फास्ट। शी रन्स में तो ऐसे नहीं लगाते, इसमें लगा सकते हैं, ही डिडंट वर्क वेरी क्विकली, इसे ऐसे चेंज करेंगे। ही वर्कड वेरी क्विकली को अगर नॉट लगाना होगा तो आप क्या करोगे, ही डिडंट वर्क वेरी क्विकली, क्योंकि आपको टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब कैसे चेंज करते हैं, कि नॉट लगाएंगे तो डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई और वर्ब नहीं है। फिर है वी कैन यूज नॉट वेरी, नॉट वेरी का मतलब कहते हैं कि लेस डायरेक्ट है। कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ हम सीधे भी कह सकते हैं कि नॉट में निगेटिव सेंस में, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा उसमें अलग रूप आ जाता है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, पोलाइटनेस आती है, इसलिए हम जैसे कहते हैं, मान लो एक सेंटेंस ले लो कि दी गर्ल वाज ब्यूटीफुल, इसका अपोजिट बनाएंगे तो क्या होगा, दी गर्ल वाज, सिंपल, वेरी नहीं लगाते, सीधे बनाओ, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। अगर निगेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट लगाएंगे, द गर्ल वाज नॉट ब्यूटीफुल। अगर थोड़ा उसमें और स्ट्रॉन्गर बनाना है तो क्या कर देंगे, द गर्ल वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ तक क्या है, थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखती है सेंटेंसेज में, उसकी तुलना में जो बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली। अगली। अगर आप कह दोगे कि शी इज अगली, तो ये क्या है, ये थोड़ा अपोजिट वर्ड है, अपोजिट मीनिंग देता है, और उसमें उतनी पोलाइटनेस या फिर अच्छा नहीं लगता उसको बोलने में। लेकिन अगर उसमें आप सिर्फ कह दो कि शी वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, लगता है कि हाँ आपने एक अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रखी है, कि आप बोलने में ये देखते हो कि आपको कैसे बोलना है जिससे आप दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा को हर्ट ना कर सको दूसरे को। इसमें इसके लिए ये कहते हैं कि अगर ही वर्कड क्विकली कहा, ही, इसका हमने क्या बनाया, ही डिडंट वर्क क्विकली। फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही डिडंट वर्क वेरी क्विकली, और इसका जस्ट अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड क्विकली का अपोजिट स्लोली हो जाएगा। तो कमेंट उसके लिए क्या होगा, वो उतना अच्छा नहीं होगा, जबकि आप उससे अच्छा अगर कहते हो कि ही डिडंट वर्क क्विकली, तो वही कहते हैं कि आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेंटेंस को बिल्कुल डायरेक्ट ना कहकर थोड़ा उसको पोलाइटली कहते हो तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। मैंने कि दोनों का मतलब, यानी डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन वेरी एंड टू, वेरी और टू में डिफरेंस क्या है, तो वेरी क्या है, वेरी एक्सप्रेसेज ए फैक्ट,
while true suggests there is a problem. जैसे हमने कहा ही स्पीक्स वेरी क्विकली, तो ये क्या है, फैक्ट है, वह वेरी क्विकली, ही स्पीक्स वेरी क्विकली। लेकिन अगर कहते हैं ही स्पीक्स टू क्विकली फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि वह इतना ज़्यादा इतना जल्दी जल्दी बोलता है कि मेरी समझ में नहीं आता, मुझे समझने में दिक्कत है, इसका मतलब ये है। तो इट इज़, जैसे एक और देख लो, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, ठीक है, वेरी लगा है बाहर, हॉट है, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। इसको अगर हम ऐसे कहते हैं इट इज़ टू हॉट आउटसाइड टू गो फॉर ए वॉक, तो ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम सजेस्ट कर रहा है। तो कहते हैं कि वेरी एक्सप्रेसेज ए फैक्ट वाइल टू सजेस्ट्स देयर इज ए प्रॉब्लम। दोनों में डिफरेंस है। आप इसलिए यूज जब करो तो सोच समझ के करो कि किस तरह के सेंटेंस चाहिए आपको। अब एक 6 टाइप, छठा टाइप है इसका, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अब अफर्मेटरी सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आप जानते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव, और निगेटिव भी आपको पता है। अब एडवर्ब में क्या करेंगे, इसमें यानी जो सेंटेंस में पॉजिटिवनेस होगी वो अफर्मेटिव होगी, और जो निगेटिव होगा और निगेशन का होंगे वो निगेटिव होंगी। यानी एडवर्ब ऑफ affirmation and negation is an adverb which confirms or denies the action of verb in the sentence. It is also used to reinforce the action of verb. Reinforce आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में बहुत समझते होंगे। Adverbs of affirmation are words, और सिंपल में देखो, adverbs of affirmation are words which declare that a given statement of fact is true or positive। और ऐसे भी कहिए, थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन होती है उस टाइप की डिफिनेशन है एक साथ कि, और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन is a word which declares that something is true or some equivalent expression। किसके equivalent, कि वो true है उसके equivalent, कि declares that something is true or some equivalent expression, or negative statement, judgment, or a logical proposition। Some examples of affirmation are certainly, definitely, clearly, exactly, surely, truly, obviously, तो आप हमेशा यूज करते हो आप लोग, obviously, positively, sure, by all means, etc। ये सब क्या है, अफर्मेटिव में यूज होते हैं। निगेशन में कम है, निगेशन में क्या यूज होते हैं, नो, नेवर, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नॉट एट ऑल, ऑलमोस्ट, नथिंग, ये सब यूज होते हैं। कहते हैं कि एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब दैट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू अफर्म इट एज ट्रू। यानी अफर्मेशन में जो यूज होते हैं सेंटेंस में क्या हुआ, ट्रू है, फैक्ट्स है। An adverb of affirmation is also used to answer a yes no question, कि वो हाँ या ना में जो उत्तर देते हैं वो भी किस में आता है, yes no question में भी आता है। It is also used to answer a yes no question raised by others। जैसे दूसरा कोई पूछ रहा है तो आप उसका yes no में जवाब देते हो, तो वो भी affirmation में आता है। जैसे कहते हैं you are really a genius, एक किसी को आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, फैक्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, रियली, यू आर रियली ए जीनियस। एक अगर किसी कोई पूछता है इज ही गोइंग, तो आप क्या जवाब देते हो, यस ही इज गोइंग, ये भी अफर्मेशन में आएगा।
इट वॉज ट्रूली एन ऑसम एक्सपीरियंस। तो ट्रूली भी यहाँ क्या है, एफर्मेशन एडवर्ब है। श्याम इज अनडाउटेडली, निसंदेह, द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। श्योरली यू आर मिस्टेकन, श्योरली क्या है, जब आप बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में कह रहे हो, तो ये सारे सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ जो एडवर्ब जो यूज हो रहे हैं वो भी एफर्मेशन के हैं। एन एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है, इज ए ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन दैट कंट्राडिक्ट्स ऑल और पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। यानी उसमें हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि वो या तो पूरे सेंटेंस में होगा या फिर उस सेंटेंस के पार्ट्स में होंगे। एग्जाम्पल वही है, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ही इज नॉट हियर। सिंपल जो निगेटिव सेंटेंसेज है वो यहाँ यूज हो रहे हैं। तो इसमें क्या, हियर एडवर्ब है। आप एक बात और देखो कि कोई कोई जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के अनुसार जैसे वो यूज हो रहे हैं वो उस टाइप के एडवर्ब में भी आ जाते हैं। जैसे आपने हियर एंड देयर जो टू कॉमन एडवर्ब्स आपने किस में देखे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखा था ना, वहाँ भी हियर यूज हो रहा था। और ये चूंकि सिंपल निगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो यहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ही इज नॉट हियर। लेकिन यहाँ एडवर्ब कौन है, नॉट। ये चूंकि हम निगेशन एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पूछें कि इसमें निगेशन एडवर्ब कौन है तो आप नॉट कहोगे, और एडवर्ब ऑफ प्लेस कहें तो हियर है ना। तो जो आपसे पूछा जाए उसके अनुसार उसको उस समय ध्यान में रखना चाहिए। आई डोंट नो हिम, डोंट है, यहाँ भी नॉट का इस्तेमाल किया है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हिम, नथिंग है। अब कहते हैं टू टाइप्स ऑफ निगेशन, जैसे फर्स्टली क्या है, निगेशन विथ नॉट और डिडंट, सब के साथ जो बनाते हैं वो भी एक टाइप का है। और दूसरे जिसमें हम नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेवर, नेदर, नोबडी, नो, नन, नॉट, नथिंग, नोवेयर, ये सब जो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं वो दूसरे टाइप का, यानी टू टाइप्स के निगेशन इसलिए इन्होंने कहा है कि एक में हम नॉट या वाज नॉट, ही, हैव नॉट, हैड नॉट इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे में नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सिर्फ सेंटेंस अगर ध्यान में होगा कि एफर्मेटिव में जो पॉजिटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस थी, एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव या असर्टिव, जो भी उसको आप जहाँ बोलते हो, असर्टिव भी उसी को कहते हैं जो स्वीकारात्मक सेंटेंसेज होती है, तो वो भी एफर्मेशन में आते हैं। तो वो जो सेंटेंस आपको याद होगा तो सेंटेंस के अनुसार ही यहाँ अफर्मेशन और नेगेशन में वो एडवर्ब्स आ जाएंगे। क्योंकि ये नो, नॉट सब क्या है, वो भी एडवर्ब बता रहे हैं कि एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है वो। आई विल सर्टेनली गो टू द स्कूल, इसमें अफर्मेशन यूज हो रहा है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सर्टेनली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई नेवर लीव यू एलोन, या नेवर यूज हो रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जहाँ भी नहीं से संबंधित कोई आ रहा है तो क्या है, निगेशन में आ जाता है। एक और एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। कहीं कहीं कहें ना 10 से 11 भी बता दिए हैं, अभी हम मेन 7 हैं, अभी दूसरे दूसरे भी हैं लेकिन वो मिलते जुलते हैं। ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन में क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन for answer the question or purpose of an action in the sentence। यानी किसी सेंटेंस में क्या रीजन देने के लिए जो एडवर्ब यूज करते हैं उसको, या किसी एक्शन के पर्पस के लिए जो एडवर्ब यूज करते हैं उसको एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे एडवर्ब्स ऑफ रीजन आर लाइक देयरफॉर, हेंस, thus, consequently, so, since, etc। जैसे आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड देयरफॉर आई फेल्ट, इसमें देयरफॉर यूज हो रहा है। देयरफॉर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम रीजन बता रहे हैं
कि मैं फेल हो गया किस कारण, मैंने मेहनत नहीं की, मेहनत नहीं कर रहा था। Consequently, he denied to come to the party. ये consequently क्या है, अभी कारण बता रहा है कि कुछ हुआ जिसके कारण से वह denied to come to the party. Adverbs of reason are words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. यानी कोई भी जो घटना होती है, जो हैपनिंग है, उसके किसी खास घटना के पीछे क्या कारण है उसको बताता है। कि adverbs of reason are also sometimes referred to as adverbs of purpose. इसीलिए इसे कभी कभी किस नाम से भी बुलाते हैं, adverbs of purpose के नाम से भी। जैसे I was hungry so I ate bread। यहाँ हमने so का यूज किया, क्यों, रीजन क्या है, मैंने ब्रेड खाया, क्यों खाया, मैं भूखा था, रीजन बताने के, I was hungry so I ate bread। He therefore left school। इसके पीछे भी आप कोई कारण लिख सकते हो, ये हमने लिखा ही नहीं है इसमें, क्यों छोड़ा उसने, वह स्कूल छोड़ दिया। It was raining heavily therefore we stayed in the house। therefore हम कारण के लिए, पर्पस में रीजन बता रहे हैं कि क्यों घर में रुक गए। Since it is hot I am getting uncomfortable। सिंस भी यूज होता है क्या इसके लिए, रीजन के लिए। कहते हैं वाई भी यूज होता है। अब वाई हमने वहाँ भी यूज किया था एक और एडवर्ब में, फिर यहाँ भी यूज कर रहे हैं, इसलिए कहा था कि कोई कोई दो जगह भी यूज होता है और सेंटेंस के अनुसार उसका टाइप भी होता है। जैसे वाई इज द इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन यूज टू आस्क ए रीजन अबाउट समथिंग। जैसे यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं ना, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वाई यूज हो रहा है और ये रीजन पूछ रहा है, तो यहाँ वाई भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। वाई डोंट यू लिसन अटेंटिवली इन क्लास, ये भी यहाँ भी है कि क्यों नहीं सुन रहे हो, तो ये तो हो गया। हेंस यूज होता है, हेंस इज टू स्टेट रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ एन एक्शन और इंसिडेंट। हेंस का भी हम लोग यूज करते हैं कि आई वॉज नॉट वेल हेंस डिडेंट गो टू स्कूल टूडे। रीजन बता रहे कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, आई वॉज नॉट वेल। देयर वॉज नो नेटवर्क हेंस आई स्विच्ड ऑफ माई फोन। फोन क्यों स्विच ऑफ किया, क्योंकि नेटवर्क नहीं था। Hence may also be used to state beyond this point of time। यानी कुछ ऐसे टाइप के सेंटेंस में भी यूज करते हैं इसका, जैसे द टीचर हैंस वाज रिस्पेक्टेड बाय इवन द बैक बेंचर्स। अब आप हैंस का वहीं यूज करना जहां आपको समझ में आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही एक ही वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो, उसके बदले में और भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। 5 years hence we might see some improvements। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सब सेंटेंस है जो बतलाते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा। 5 years hence we might see some improvements। द टीचर हैंस वाज रिस्पेक्टेड, और जब भी वाज रिस्पेक्टेड कहते हैं तो इस किस वॉइस में होता है, और बाय भी लगाए, आप सोच के बताओ। द टीचर हैंस तो एडवर्ब लगाया, मान लो द टीचर वाज रिस्पेक्टेड बाय, ये वॉइस एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है। हाँ, क्योंकि वाज है और वाज के साथ रिस्पेक्टेड बाय लगाया हमने, तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है।
अब देयरफॉर, पहले हमने एग्जाम्पल तो उधर आपने देखा, देयरफॉर और कहाँ कहाँ यूज करते हैं कि इट इज यूज टू स्टेट रीजन फॉर ए पार्टिकुलर हैपनिंग, फॉर ए पार्टिकुलर हैपनिंग। जैसे राम वाज नेवर लेट फॉर स्कूल, देयरफॉर वाज अवार्डेड एज द बेस्ट स्टूडेंट। देयरफॉर इज ऑल्सो ए कंजंक्टिव एडवर्ब, यहाँ एक किसका काम कर रहा है, कंजंक्टिव एडवर्ब का, क्योंकि आप जैसे दो सेंटेंस है या देयरफॉर के बदले कुछ और डाल सकते थे, ही वाज अवार्डेड एज द बेस्ट स्टूडेंट। तो देयरफॉर क्या है, कंजंक्शन का भी काम करता है। कहीं कहीं हम सो दैट का यूज करते हैं, सो दैट, so that is used to tell reason because of which a particular situation or decision has arisen। for example, यानी क्यों यूज करते हैं वो देखो, I started running so that I didn't miss the train। अब बिकॉज भी यूज करते हैं, जनरली हम लोग रीजन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, बिकॉज। बिकॉज स्टेट्स दैट द रीजन। A sentence can also be started with because। ऐसे भी हम लिख सकते हैं सेंटेंस को कि because I was sick I stayed home, कॉमा लगा दें तो हमको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। Because I was sick I stayed home। He was left because he was late। यानी बिकॉज से भी रीजन बताते हैं हम, सो दैट से भी बताते हैं, देयरफॉर से भी बताते हैं, कंसिक्वेंटली से बताते हैं। कंसिक्वेंटली क्या है, स्टेट्स एज ए कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग। जैसे ही वाज चार्ज्ड कंसिक्वेंटली फॉर हिज रैश ड्राइविंग, यानी फाइन चार्ज किया गया, ही वाज चार्ज्ड कंसिक्वेंटली फॉर हिज रैश ड्राइविंग। द थीफ वाज कंसिक्वेंटली जेल्ड, तुरंत जो घटना घटती है, द थीफ वाज कंसिक्वेंटली जेल्ड फॉर हिज क्राइम्स। He was awarded consequently for his hard work। नहीं, किस कारण से उन्हें अवार्ड दिया गया, किस कारण वो जेल में गए, ये सब क्या है, इसके लिए भी ये इस टाइप के सेंटेंसेज में कंसिक्वेंटली को यूज करते हैं हम। इसे भी खत्म करें। एक और हमने थोड़ा एक लिखा है अभी, एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब एडवर्बियल कंजुगेशन और सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब, इसको कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं, एडवर्बियल कंजंक्शन भी कहते हैं और सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब भी कहते हैं। तो कहते हैं इट इज एन एडवर्ब दैट कनेक्ट्स टू क्लॉजेज, बाय कन्वर्टिंग द क्लॉज it introduces into an adverbial modifier of the verb in the main clause। अब इसीलिए इसको एडवर्बियल मॉडिफायर भी बोलते हैं। अब कहीं कहीं आपको मॉडिफायर में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को रखते हैं। अब अगर कभी सिर्फ मॉडिफायर्स पर आना होगा ना, एक टॉपिक जो आप कम से कम टॉपिक सब समझ सको, तो अगर कभी मौका मिला तो हम सिर्फ मॉडिफायर्स करके भी पढ़ाते हैं, जिसमें दोनों के बारे में बताते हैं कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं मॉडिफायर के रूप में। जो भी मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, मॉडिफायर कहेंगे, तो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। तो एक क्लॉज में क्या काम करता है, एडवर्बियल मॉडिफायर ऑफ द वर्ब, वो भी किस क्लॉज में, मेन क्लॉज में। कंजंक्टिव कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर। तो कंजंक्टिव वर्ड्स आर वर्ड्स दैट ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दोनों क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनटू वन सेंटेंस। कंजंक्टिव एडवर्ब इज एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दैट इंडिकेट्स ए रिलेशन और कनेक्शन in meaning between two sequential independent clauses or main clause।
यानी दोनों जो क्लॉज होते हैं वो एक दूसरे का अर्थ बतलाते होते हैं, लेकिन वो दो अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसको जब हम एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, तब जिस एडवर्ब का यूज करते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन या एडवर्बियल मॉडिफायर कुछ भी कहलाता है वो। लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका है वो भी है कि व्हेन वी यूज ए कंजंक्टिव एडवर्ब पुट ए सेमी कोलन बिफोर इट एंड ए कॉमा आफ्टर इट। यानी अगर हम एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके पहले सेमी कोलन देंगे और बाद में कॉमा, जैसे ऑल्सो, लाइकवाइज, कन्वर्सली, अदरवाइज, कंसिक्वेंटली। यहाँ भी आता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। तो अगर सेंटेंस में वो क्लॉज को जोड़ रहा है तो वहाँ पर वह एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन कहलाएगा। इंडीड का भी है, देयरफॉर भी यूज होता है, वहाँ भी देयरफॉर के बारे में हमने लिखा था कि एक कंजंक्टिव एडवर्ब भी है। सब्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, ये सारे हैं। बिसाइड्स, फाइनली, इंस्टीड, हाउएवर, मोreover, nevertheless, next, similarly, then। आप जिसको भी ऐड करते हो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में, कंबाइन करने में, वो एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन, वहाँ पर उस सेंटेंस में वो एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन कहलाएंगे। जैसे आई ट्राइड माई बेस्ट, हाउएवर, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था, आई कुडंट मेक इट, द वेजिटेबल्स वेयर फ्रेश, इसके बाद सेमी कोलन, हैंस, कॉमा, सेटिस्फैक्ट्री, एज द स्काई इज ब्लू, इसके बाद सेमी कोलन देंगे, फिर लाइकवाइज, कॉमा, द ओशन इज ब्लू। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस, मान लो हम लिखते हैं द स्काई इज ब्लू एंड द ओशन इज ब्लू, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, लाइकवाइज ही ऐड कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू प्ले मोर, सेमी कोलन, बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड, हरी अप, सेमी कोलन, अदरवाइज, नहीं तो, यू विल बी लेट फॉर द लेक्चर, जल्दी करो नहीं तो लेक्चर में देर हो जाएगी। इट आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, सेमी कोलन दोगे, देयरफॉर आई टूक अ टैक्सी। इस तरह जो हम लोग बोलने में भी यूज करते हो, ही इज डूइंग वेल इन स्टडीज, सेमी कोलन, ऑल्सो, कॉमा, ही इज इम्प्रूविंग टू इन स्पोर्ट्स, हिज पेरेंट्स आर वेरी एंक्शस indeed to find a trainer for him, the movie is too long, nonetheless it is interesting and entertaining, your presentation is perfect, moreover you gave some interesting speech, I don't want ice cream, instead I will have a piece of cake। तो इस तरह दो जो सेंटेंस है आप उसमें जोड़ने के लिए जो भी आप एडवर्ब यूज करोगे या उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन। इसके बाद भी ये कहीं कहीं आपको मिलते हैं कुछ एडवर्ब्स जो, जैसे एडवर्ब्स ऑफ नंबर है। अब एडवर्ब्स ऑफ नंबर में क्या है, आप वो पढ़ चुके हो क्या है, लेकिन अलग से अगर जानना चाहते हो, इसमें जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो क्या कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ नंबर इज यूज टू शो नंबर ऑफ एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आर लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, वंस, ईयरली, नेवर, ट्वाइस, लास्टली, एट्सेट्रा। ये क्या है, वो ये सब हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। जैसे आई ईट फूड ट्वाइस ए डे, तो इसमें जो ट्वाइस है इसको एडवर्ब ऑफ नंबर में कहीं कहीं रखा गया है, कितनी बार, माने यह शो करता है कि वर्ब
या रिएक्शन ऑफ द वर्ब कितनी बार सेंटेंस में. ही सॉ मी वंस. इन दिस सेंटेंस वंस इज एन एडवर्ब of number. However, it can also be an adverb of time. तो हमने इसे कहाँ रखा है? Adverb of time. आप कहते हैं कि depends on how it is used in the sentence. ये adverb of time में भी यूज होता है, लेकिन इसको adverb of time में रखेंगे, adverb of number में रखेंगे. अगर आपसे कोई पूछता है कि ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, तो आप क्या है, ट्वाइस और वंस ऐसे है, तो आप इसको एडवर्ब्स ऑफ नंबर में रखेंगे. अगर सिर्फ टाइम है तो किस में, टाइम में रखेंगे. तो एक तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम अलग, एडवर्ब्स ऑफ नंबर अलग से दिया है कहीं कहीं, जिसमें ट्वाइस, वंस, फर्स्टली, सेकेंडली इस टाइप के हैं. एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन है, इसमें जैसे एडजेक्टिव्स में थे. There are 3 types of adverbs of comparison. They are positive, comparative and superlative adverbs. अब इसमें कौन आएंगे? जो एडवर्ब है उसको जब हम यूज करते हैं यहाँ कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में, तो ये इसमें आ जाएंगे वो कंपैरिजन में. जैसे क्विक है, पॉजिटिव कंपैरिजन क्या है? क्विक, बिग, लॉन्ग, डीप, स्ट्रॉन्ग, कूल, ये सब को कहते हैं पॉजिटिव कंपैरिजन में. अब यही जब इसको आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव के बाद कौन आता है? कंपैरेटिव. तो आप क्या कहोगे? जैसे हमने कहा राम्स रिस्पॉन्स वाज क्विक, तो कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव है. क्विक यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो कहते हैं कि ये कंपैरिजन ऑफ जो एडवर्ब है उसमें ये पॉजिटिव है. और अगर कहते हैं राम्स रिस्पॉन्स वाज क्विकर देन श्याम, तो वो कंपैरेटिव में आ जाएगा. और अगर कहते हैं राम्स रिस्पॉन्स वाज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल, तो किस में आ जाएगा? सुपरलेटिव में. तो जैसे एडजेक्टिव में था वैसे ही यहाँ भी है कि अगर कोई ऐसा एडवर्ब है जो इस तरह यूज हो रहा है, तो आप उसे तो पहचान लोगे. जैसे मान लो हमने उस समय कहा था दिस हाउस इज एक्सपेंसिव, तो किस में है वो? पॉजिटिव. अब मान लो करें दिस हाउस इज मोर एक्सपेंसिव देन द अदर वन, तो किस में आ जाएगा? कंपैरेटिव में. और कहते हैं दिस हाउस इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ देम ऑल, तो किस में आ जाएगा आपको? हाँ. तो इस तरह जो मान लो एफोर्डेबल कहते हैं उसके जगह पे, तो वही होगा दिस हाउस इज एफोर्डेबल, दिस हाउस इज मोर एफोर्डेबल, दिस हाउस इज मोस्ट एफोर्डेबल. तो इस तरह जो सेंटेंसेस आएंगे तो आप पहचान लोगे, इसीलिए इसको हमने अलग से नहीं पढ़ा आपको. बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट एक ही चीज़ है, ये कहाँ यूज हो रहा है उसकी जगह पर. अगर वर्ब की एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो आप वो वहाँ एडजेक्टिव होगा. अगर यहाँ एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो वहाँ एडवर्ब होगा. क्योंकि हमने पढ़ा तो है कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को. जैसे मोर डीपली, मोस्ट डीपली, मोर स्ट्रांगली, मोस्ट स्ट्रांगली, ये सब है. बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री में है. तो इसको आप देख के कहीं प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं. जैसे मान लो एक सेंटेंस है, क्या दूँ, ये लगभग एक ही जैसे हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है.
ऑलवेज बी रेडी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्या है, गुड बेटर बेस्ट वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट या बैड क्या है वो, वर्स्ट वर्स्ट, ऑलवेज बी रेडी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट। हाँ, सभी को यही सुझाव दिया जाता है ना कि हमेशा इसके लिए तैयार रहो। एक ही दोनों में आप, चूंकि आप कंपैरिजन ये जानते हो, डिग्री के बारे में जानते हो, आप इसको कर लोगे। तो इतने कुल मिलाकर कहीं कहीं 10 से 11 में वही दिए हुए हैं। इसमें एक एडवर्ब्स ऑफ नंबर है और दूसरा एडवर्ब्स ऑफ ये कंपैरिजन है, ठीक है। तो इस तरह ये एडवर्ब में इतना ही है, वो दोनों हमने इसमें नहीं डाला।